डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियो में इनकम टैक्स की बेसिक प्रोविजन से रिलेटेड जो बेसिक कंडीशंस और बेसिक डेफिनेशंस है उनके बारे में डिस्कशन किया था। अब नाउ इस वीडियो में उन बेसिक कंडीशंस और बेसिक डेफिनेशंस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि बेसिक कंसेप्ट्स जो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस में इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था, उन बेसिक कंसेप्ट्स को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हमने उनके ऊपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। शुरू करते हैं इनकम टैक्स के बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। उन बेसिक डेफिनेशंस के बेस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में अटेम्प्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विथ डिफरेंस। पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। इनकम टैक्स का जो कानून है कौन से ईयर में लागू किया गया था? यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1947, 1956, 1971 और 1961। तो डिफरेंस मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू किया गया था। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1961। Income Tax Act 1961, that is the basic provision. Okay, so Income Tax Act 1961 में लागू किया गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच इनकम इज टैक्सेबल? ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लगेगा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, रेगुलर इनकम, इरेगुलर इनकम, लीगल इनकम एंड ऑल ऑफ एबव। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दो, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर इनकम अर्न करता है तो उस इनकम पर भी इनकम टैक्स लगता है। अगर किसी व्यक्ति की इरेगुलर इनकम है, मतलब पूरे साल भर इनकम नहीं होती है बट कुछ सीजन में इनकम होती है, सीजनल इनकम, उसे हम इरेगुलर इनकम कहते हैं, उस इनकम पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है। फिर अगर किसी व्यक्ति की लीगल इनकम है या इलीगल इनकम है तो इन दोनों इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है। अगर उस व्यक्ति की लीगल इनकम है तो भी टैक्स लगेगा, इलीगल इनकम है तो भी टैक्स लगेगा। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर जो सारे तीनों ऑप्शन है, रेगुलर इनकम, इरेगुलर इनकम, इलीगल इनकम, ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव मींस किसी व्यक्ति की रेगुलर, इरेगुलर और इलीगल इनकम रही तो उस पर इनकम टैक्स चार्ज होता है, इसलिए हमने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022 प्रीवियस ईयर इज। अगर असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? डिफरेंस मैंने आपको बताया इसके पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट के डेफिनेशन में कि प्रीवियस ईयर पिछला साल होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होता है जिसमें उस इनकम के ऊपर के टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर है और प्रीवियस ईयर उसका प्रीसीडिंग ईयर है। 2021-22 का प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा? 2021-22 का प्रीसीडिंग ईयर 2020-21 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 2020 and 2021। असेसमेंट ईयर 2021-2022 का प्रीवियस ईयर 2020 and 2021 होगा। इसी तरह से उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर इज। अगर प्रीवियस ईयर 2021-2022 है तो असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होगा, यानी 2021-22 का नेक्स्ट ईयर 2022-2023, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2022-2023 यह असेसमेंट ईयर रहेगा अगर प्रीवियस ईयर 2021-22 है तो। ओके डिफरेंस, यहां पर एक और नया क्वेश्चन है, मिस्टर गणेश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st December 2020 and run up to 15th February 2021, then after it was discontinued. For this purpose previous year is। एक मिस्टर गणेश है जिन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया
1 दिसंबर 2020 को शुरू किया और ये बिजनेस चला 15 फरवरी 2021 तक। 15 फरवरी 2021 तक ही ये बिजनेस चला, उसके बाद ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो इन दैट सिचुएशन इस टाइम पीरियड के लिए 1 दिसंबर 20 से 15 फरवरी 21 तक का जो टाइम पीरियड है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है 1 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021, यह टाइम पीरियड 2021 यानी 2020-2021 इस पूरे वर्ष के अंदर आता है। इसलिए इस टाइम पीरियड का प्रीवियस ईयर 2020 से 2021 माना जाएगा। सो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2020 to 2021, that is your correct answer. So A is the correct answer. 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में हमारे बिजनेस का टाइम पीरियड आ रहा है, दैट इज 1 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021। सो हमारा प्रीवियस ईयर 2020 से 2021 रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम एग्जम्प्ट इन इंडिया। जो नीचे 4 प्रकार की इनकम दे रखी है इसमें से कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। पहला ऑप्शन है कैपिटल गेन। डियर फ्रेंड्स, कैपिटल गेन इनकम पर टैक्स लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने कैपिटल असेट सेल किया है और कैपिटल असेट सेल कर कर अगर उसकी इनकम हो रही है तो उस इनकम पर उसे टैक्स लगेगा। सो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है कैजुअल इनकम। अगर किसी व्यक्ति की कैजुअल इनकम हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगता है। सो कैजुअल इनकम भी एग्जाम नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में प्रोविजन आपको बताओ कि अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम विद इन इंडिया होती है तो उस एग्रीकल्चर इनकम पर उसे टैक्स नहीं लगता है। तो एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया यह एग्जम्प्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, एग्रीकल्चर इनकम विच इज अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। डी ऑप्शन है एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। यहां पर एक प्रोविजन आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया के बाहर यानी फॉरेन में की है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर कर वो इनकम अगर उसे इंडिया में प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को उस एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है। वह एग्रीकल्चर इनकम जो फॉरेन में अर्निंग की है उस पर इंडिया में अगर टैक्स लगता है तो वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स चार्ज होगा। तो यहां पर हमारा जैसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्ट इन इंडिया, तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया, सी ऑप्शन यह करेक्ट ऑप्शन होगा। इस इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, ये इनकम एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रीवियस ईयर इज पीरियड ऑफ 12 मंथ विच इज। प्रीवियस ईयर एक 12 महीने का पीरियड है जो कि ए ऑप्शन है प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर, बी ऑप्शन है सक्सीडिंग टू प्रीवियस ईयर, सी ऑप्शन है सक्सीडिंग टू असेसमेंट ईयर एंड डी ऑप्शन है नन। सो डियर फ्रेंड्स, हमें पता है प्रीवियस ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ व्हिच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर के 12 महीने के पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर पिछला साल होता है और असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होता है, इसलिए असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग का जो 12 मंथ का टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर असेसमेंट ईयर इज पीरियड ऑफ 12 मंथ विच इज। असेसमेंट ईयर एक ऐसा 12 मंथ का टाइम पीरियड है जो होना चाहिए। यहां पर 4 ऑप्शन है, प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर, सक्सीडिंग टू असेसमेंट ईयर, सक्सीडिंग टू असेसमेंट ईयर, सॉरी सक्सीडिंग टू प्रीवियस ईयर, सक्सीडिंग टू असेसमेंट ईयर एंड नन। तो डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर यह प्रीवियस ईयर के आगे का 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। सो ऑप्शन बी, प्रीवियस ईयर के सक्सीडिंग के 12 महीने के टाइम पीरियड को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं।
तो असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विच इज सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड, प्रीवियस ईयर को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बताते समय कहा था कि प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड इनकम ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर भी कहा जाता है और प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इनकम ईयर है और बी ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर है एंड सी ऑप्शन असेसमेंट ईयर है। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, परंतु ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्रीवियस ईयर इनकम ईयर भी है और प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर भी है, इसलिए ए और बी बोथ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सो प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड इनकम ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अगला क्वेश्चन है पर्सन इंक्लूड्स। हमने पर्सन की डेफिनेशन में देखा था कि बहुत सारे पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड्स है। सो कौन कौन से पर्सन है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड ऑल ऑफ एम। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल है कि पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है और कंपनी भी आती है। सो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ एम। ये सभी लोगों को हम क्या कहेंगे? पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेस रिसीव्ड बाय वर्कर इज टैक्सेबल। मान लो कोई वर्कर है, वो किसी फैक्ट्री या कहीं पर काम कर रहा है और उसे वेजेस मिल रही है, तो उसे हम किस हेड में उस पर इनकम टैक्स चार्ज करेंगे? तो किसी व्यक्ति को अगर वेजेस मिलती है तो क्या वो इनकम उसके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या इनकम अंडर द कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसमें से कौन सी इनकम है? तो यहां पर अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो वेजेस की इनकम सैलरी इनकम कहलाती है और सैलरी इनकम में वेजेस की इनकम इंक्लूड होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर को अगर वेजेस प्राप्त होती है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल रहेगी, बिकॉज वहां पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। सो इफ एनी एम्प्लॉय हु रिसीव्स एनी रेम्युनरेशन और बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर हिज जॉब, that benefits are called salary, whether it is received in the form of wages or it is received in the form of salary. In both situations, it is taxable under their income from salary. So option C is the correct answer. Next question है, rent received by letting out of building is taxable. अगर किसी व्यक्ति के पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को वो लेट आउट कर रहा है, किराए से दे रहा है और उसका हर महीने उसे रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये जो रेंट की इनकम है वो कौन से हेड में इस पर टैक्स लगेगी? तो डियर फ्रेंड्स हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर किसी व्यक्ति की बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग को वो किराए पर दे रहा है और उसे किराया प्राप्त हो रहा है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए ऑप्शन में उसे टैक्स लगेगा। सो रेंट रिसीव्ड बाय लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल इन द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम अर्न बाय सेल ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल इन। हमने डिस्कस किया था अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बिल्डिंग है, कोई असेट है, उस असेट को उसने सेल किया, तो किसी कैपिटल असेट को अगर कोई व्यक्ति सेल करता है और उससे कोई इनकम होती है तो वह इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, तो उसे टैक्स इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इस हेड के अंतर्गत उसको टैक्स चार्ज होगा। कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल इन। कैजुअल इनकम अगर किसी व्यक्ति की अर्न होती है, कैजुअल इनकम को हिंदी में कहते हैं नैमित्तिक उत्पन्न, कभी कभार होने वाला इनकम, जो रेगुलर इनकम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। ऐसी अगर कोई इनकम आपकी हुई तो आपको उस इनकम पर जो टैक्स देना है वो कौन से हेड में देंगे? तो फ्रेंड्स आपको बताओ, कैजुअल इनकम, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम पर टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम की अगर आपको एग्जांपल बताओ तो लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसेस की इनकम, या कोई बीटिंग इनकम है,
जो इनकम रेगुलर नहीं होती है। ओके, ऐसी इनकम को हम कैजुअल इनकम कहते हैं। और वो इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, वो इनकम कैपिटल गेन इनकम नहीं है, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो इनकम बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है। इसलिए उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगता है। इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगला क्वेश्चन है लॉटरी इनकम इज टैक्सेबल इन। मैंने अभी आपको बताया लॉटरी इनकम इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। और अगर कोई कैजुअल इनकम हमें होती है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसका भी आंसर क्या रहेगा? डी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो बाय वे ऑफ लॉटरी, if any person who win prize into the lottery system, then whatever price which is earned in lottery system, whether that price in cash or in kind, that is called casual income, and that one casual income is taxable under the head income from other source. So here D option is the correct option. Now next question, allowances received from employer is taxable. यहाँ पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। एंड फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा अगर कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो उन अलाउंसेस को हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स लगाते हैं। सो दैट अलाउंसेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सो अलाउंसेस यह एम्प्लॉय को मिलते हैं एम्प्लॉयर से, बेसिक सैलरी, उसके अलावा डीएनएस अलाउंस, कमीशन, बोनस, फीस, और उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस होते हैं लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अलग अलग टाइप के अलाउंसेस है जो इनकम फ्रॉम सैलरी में आते हैं। तो ऐसे अगर कोई अलाउंसेस की इनकम हुई है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या रहेगी? टैक्सेबल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इनकम अर्न बाय सेल ऑफ असेट इज टैक्सेबल इन। सो अभी मैंने आपको बताया अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कैपिटल असेट है, उस असेट को वो व्यक्ति सेल करता है, तो असेट सेल कर कर अगर कोई इनकम अर्न होती है तो वो इनकम टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ऑप्शन नंबर बी, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी किसी व्यक्ति के पास असेट चाहिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, या कोई असेट है, उस असेट को वो व्यक्ति सेल आउट कर रहा है और असेट बेचने के बाद उस व्यक्ति को इनकम हो रही है, तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इस हेड के अंतर्गत उसको टैक्स लगेगा। सो इट्स इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगला क्वेश्चन है इनकम अर्न बाय इरेगुलर बिजनेस इज टैक्सेबल। अगर किसी व्यक्ति का रेगुलर बिजनेस है, इरेगुलर बिजनेस है, तो दोनों बिजनेस को टैक्स, उनकी इनकम पे ऊपर टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में रेगुलर बिजनेस की इनकम पर भी टैक्स लगता है और इरेगुलर बिजनेस की इनकम पर भी टैक्स लगता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इरेगुलर बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो पूरे साल भर मतलब पूरे 12 महीने तक नहीं चलता है। यह सीजनल बिजनेस होता है, पर्टिकुलर सीजन में चलता है। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी इरेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी से अगर कोई इनकम होती है तो उस इनकम पर भी टैक्स लगेगा और वो टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगेगा। डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम अर्न पार्टनरशिप फर्म बाय सेल ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल इन। कोई पार्टनरशिप फर्म है वो गुड्स सेल कर कर रेगुलर इनकम कमा रही है, तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म की इनकम को कौन से हेड में टैक्स लगेगा? सो डिफरेंस यहाँ पर क्लियर है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है और अपने बिजनेस में गुड्स सेल कर रही है तो वो उसका रेगुलर बिजनेस अगर है तो उस पार्टनरशिप फर्म को टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इस हेड में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, हमने हमारे बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक कंडीशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को समझने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई थिंक सो इन एमसीक्यू क्वेश्चन से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, पर्सन की डेफिनेशन यानी क्या, कौन सी इनकम कौन से हेड में आती है, अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम के हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इन हेड्स में कौन सी इनकम आती है, तो कौन सी इनकम को कौन से हेड में टैक्स लगाया जाना चाहिए,
इसके बारे में हमने कुछ कंसेप्ट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किए। सो डियर फ्रेंड्स, आगे और भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप लगातार देखिए और हम इसके आगे इनकम टैक्स के और भी कंसेप्ट्स और भी लीगल प्रोविजंस को हम अलग अलग वे से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।